हाय, हेलो एवरीवन, कैसे सभी के सभी। आई होप फाइन हो गए, बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। तो बेसिकली कहानी कैसी है, एक मिनट। कुछ ओके, सब सही है। तो बेसिकली कहानी कैसी है, कहानी कुछ ऐसी है कि हमने पिछले क्लास में, मंडे वाली क्लास में, आज ट्यूजडे है, मंडे वाली क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का। पहला हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली कौन सा चैप्टर था? किंग्स एंड किंगडम्स वाज द चैप्टर जो कि हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। आज उस चैप्टर पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर, आज कुछ नया पढ़े उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में कितना पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करना और जितना मैं बोल रहा हूं उसको रिकॉल करने का ट्राई करना। ठीक है, बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर हमने कहां से स्टार्ट किया? चैप्टर हमने स्टार्ट किया कि 700 से 1750 के टाइम फ्रेम की जो कहानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, उसी बीच में बहुत सारे किंग्स और बहुत सारे किंगडम्स इमर्ज होके आ रहे थे। कैसे इमर्ज होके आ रहे थे? तो उसमें हमने देखा कि एक तो जो एक सिस्टम चलता था हमारा, किस चीज का, एक जो हमारा सिस्टम चलता था कि लोग जो किंग्स होते थे वो अपने बिहाफ पे एक सब किंग कह सकते हैं उसको, मुझे उसका वर्ड का नाम नहीं याद आ रहा है, वो एक वर्ड था, मैंने तुमको बताया था पिछले क्लास में, कि उनको बैठा देते थे कि एक बड़ी सी टेरिटरी होती थी, उस पूरी टेरिटरी पे क्योंकि किंग अपना रूल नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो कुछ सब किंग्स को वहां पे स्टैब्लिश कर देते थे। ठीक है, उसी के चलते क्या देखने को मिलता है? उसी के चलते हमको ये देखने को मिलता है कि जब वो किंग्स जो वो छोटे किंग्स थे, जो जिनको हम कैसे जो छोटे किंग्स थे, जब उन्होंने देखा कि हम और पावर सीख कर सकते हैं, तो उन्होंने जो उनका जो बड़ा राजा था उसको उन्होंने रिमूव कर दिया और उसकी डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे करते करते बहुत सारी नई नई डायनेस्टीज इमर्ज होके आई, जैसे चालुक्यास का हमने एग्जांपल देखा था कि चालुक्यास एक मेन लीडर थे, लेकिन उनके अंडर में जो उन्होंने किंग्स रखे थे उन्होंने उनसे बगावत कर दी और चालुक्य डायनेस्टी ओवरटेक कर ली। ठीक है, ये देखा था। और फिर हमने क्या देखा? एक तरीका तो ये होगा कि किस तरह से नई नई किंगडम्स इमर्ज होकर आ रही थी, और दूसरा जो तरीका हमने देखा, उस दूसरे तरीके में हमने क्या देखा? उस दूसरे तरीके में हमने ये देखा कि जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोग थे, जैसे ब्राह्मण्स जो थे, उन ब्राह्मण्स ने, उन इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों ने अपनी मिलिट्री पावर का यूज करके, अपनी पावर्स का यूज करके उन्होंने किंग्स से उनकी डायनेस्टीज ले ली और नई डायनेस्टीज का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि डायनेस्टीज ले ली, तो उन डायनेस्टीज को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए टैक्सेस चाहिए होते थे। वो टैक्सेस किंग्स किससे निकालते थे? नॉर्मल लोगों से, पीजेंट्स से, वर्कर्स से। ठीक है, और ये टैक्सेस बेसिकली कलेक्ट करने का काम किसका होता था? ये टैक्सेस कलेक्ट करने का काम होता था उस किंग के जो फैमिली के लोग होते थे उनका। ठीक है, बेसिकली ये कहानी थी पिछले लेक्चर की। ठीक है, अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं फाइल ओपन कर लूं एक बार। दस मिनट, मैं फाइल खोज रहा हूँ, फाइल मिलने की फाइल। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो बेसिकली कहानी क्या है कि हमको बताया गया है यहाँ पे प्रशस्तीज के बारे में। किसके बारे में? प्रशस्तीज। प्रशस्तीज बेसिकली कौन होते थे? तो प्रशस्तीज बेसिकली उन तरह के राइटर्स को कहा जाता था। प्रशस्तीज बेसिकली वो राइटर्स होते थे जो किसी किंग के बारे में या फिर किसी किंगडम के बारे में बहुत एग्जैगरेट करके लिखते थे, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, जो कहते हैं 3 का 13 करना। उस तरह से जो राइटिंग्स लिखते थे, जो पोएट्स, जो राइटर्स, उनको कहा जाता था प्रशस्तीज। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास, जो हमारा जो पिछला चैप्टर था, उस चैप्टर में भी हमने प्रशस्तीज के बारे में एक ओवरव्यू लिया था कि प्रशस्तीज बेसिकली कौन होते थे। तो ऐसे राइटर्स जो किसी किंग या फिर किंगडम के बारे में बहुत एग्जैगरेट करके लिखते थे, उनको हम कहते थे प्रशस्तीज। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि प्रशस्तीज जो लिखते थे वो हर बार जरूरी नहीं होता था कि वो सच में सही हो।
क्यों? ये प्रशस्तीज का काम ही होता था एग्जैगरेट करके लिखना, लेकिन उसके बावजूद प्रशस्तीज की राइटिंग्स हमको ये दिखाती हैं कि उस टाइम पे जो राजा होते थे वो राजा खुद को कितना माइटी और कितना पावरफुल दर्शाना चाहते थे। ठीक है, these were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration. Kings often rewarded brahmanas by grants of land. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रशस्ति होते थे, ये जो राइटर्स होते थे, ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? ये बेसिकली ब्राह्मण्स से बिलोंग करते थे। ब्राह्मणस, जो ब्राह्मण्स होते थे, जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग होते थे, ये प्रशस्ति बेसिकली उनसे बिलोंग करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से एजुकेटेड होते थे। तो अब अगर मान लो किसी को कुछ लिखना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसको वो लैंग्वेज लिखनी आती हो। तो ब्राह्मण्स क्योंकि नॉलेजेबल थे, ब्राह्मण्स को राइटिंग स्किल्स आती थी, जिसके चलते क्या होता था कि जो प्रशस्ति होते थे मेजरली वो ब्राह्मण्स कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, तो एक सवाल मन में आता है। सवाल क्या आता है? सवाल मन में सिंपल सा आता है कि कोई भी राइटर है वो किसी भी रूलर या फिर किसी भी डायनेस्टी के बारे में क्यों लिखेगा, एग्जैगरेट करके क्यों लिखेगा? तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि इन प्रशस्तिस को ऐसे एग्जैगरेट करके लिखने के कारण इनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, मतलब बड़ी बड़ी जमीनें इनको दान में दे दी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बहुत अच्छा लिखते थे, उनके फेवर में लिखते थे, इसी वजह से इनको लैंड ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती थी। ठीक है, unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write this account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about द रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर राइटर जो उस टाइम पे था, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री गलत ही लिखी है, नहीं, कुछ ऐसे राइटर्स होते थे जो एज अ प्रशस्ति वर्क करते थे, जो सिर्फ रूलर्स के बारे में अच्छा लिखते थे। लेकिन कलहना जैसे कुछ राइटर्स भी होते थे, एक नाम दिया हुआ है, एक नेम दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, कलहना। ये कलहना बेसिकली जो है, ये कलहना एक कश्मीरी राइटर थे जिन्होंने अपनी डायनेस्टी के बारे में, जो कश्मीर में जो डायनेस्टी थी उस टाइम पे, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी किया, उस राजा को क्रिटिसाइज भी किया। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो राइटिंग्स लिखी गई हैं, जो चीजें लिखी गई हैं राजाओं के बारे में, वो हमेशा गलत ही लिखी गई हैं। नहीं, कुछ राइटर्स ऐसे होते थे जो एग्जैगरेट करके लिखते थे, लेकिन कुछ राइटर्स ऐसे भी होते थे जो किंग्स को, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करते थे अगर वो रॉन्ग होती थी तो। ठीक है, वॉरफेयर फॉर वेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉरफेयर फॉर वेल्थ। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control over areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. ठीक है, तो बेसिकली कहानी क्या है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने नोट किया होगा कि कोई भी राजा हो, कोई भी महाराजा हो, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे रूल करता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करता है। क्यों एक्सपैंड करता है? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करता है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो बेसिकली लोग उन्हीं सिटीज को, उन्हीं रीजन्स को टारगेट करते थे जिन सिटीज में वेल्थ होती थी। वन सच सिटी वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। द सिटी ऑफ कन्नौज, सिटी ऑफ कन्नौज या फिर कन्नौज जो है वो एक ऐसी सिटी थी जो काफी वेल्दी थी। वहां पर बहुत सारे टेम्पल्स थे, जिसमें बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा सोना था। सो सिटी ऑफ कन्नौज एक प्रोन एरिया था
फॉरेन अटैकर्स के लिए। For centuries, rulers belonging to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta, and Pala dynasties fought for control over Kannauj because there were three parties in this long-drawn conflict. Historians often describe it as the tripartite struggle. ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस सिटी ऑफ कन्नौज पे रूल करने के लिए, सिटी ऑफ कन्नौज को अपने अंडर लेने के लिए तीन डायनेस्टीज ने एक लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी। कौन कौन सी थी? गुर्जारा प्रतिहारा, गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और पाला डायनेस्टी। ठीक है, तो बेसिकली ये सिटी ऑफ कन्नौज पे, सिटी ऑफ कन्नौज को कंकर करने के लिए इन तीन डायनेस्टीज ने एक लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक वॉर किया ताकि वो इस सिटी ऑफ कन्नौज पे कब्जा कर सके। ठीक है, तो क्योंकि तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी इस वॉर में, इसी वजह से हिस्टोरियंस इसको ट्राइपार्टाइट वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, यानी कि तीन पार्टीज का वॉरफेयर, उसको कहा जाता है ट्राइपार्टाइट वॉरफेयर। तो बेसिकली क्योंकि इस सिटी ऑफ कन्नौज में जितनी लड़ाइयां हुई उसमें तीन मेजर डायनेस्टीज इन्वॉल्व थी, उसी वजह से हिस्टोरियंस जो हैं वो इस वॉर को ट्राइपार्टाइट वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdoms, they often choose the target temples which were sometimes extremely rich. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता था कि जब भी कोई एक रूलर किसी दूसरे रूलर की डायनेस्टी पे हमला करता था तो उसका जो मेन टारगेट होता था वो मेन टारगेट होते थे टेम्पल्स। क्यों होते थे टेम्पल्स मेन टारगेट? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि पहले के टाइम में हिंदुइज्म जो था वो हिंदुइज्म काफी रिच था, तो हिंदुइज्म की एक मेजर वेल्थ हिंदुइज्म के टेम्पल्स में होती थी, हिंदू टेम्पल्स में होती थी। तो जब भी कोई एक रूलर दूसरे रूलर की डायनेस्टी पे कब्जा करता था तो वो सबसे पहले टेम्पल्स को अटैक करता था। क्यों? इससे दो काम होते थे। पहली चीज तो उस डायनेस्टी के लोगों के सेंटिमेंट्स हिट होते थे, दूसरी चीज एक लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ वहां से वो जनरेट कर पाते थे उन टेम्पल्स को लूट के। One such ruler is Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He raided the subcontinent 17 times from 1000 to 1025 with a religious motive. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि रूलर्स एक दूसरे की डायनेस्टी पर कब्जा करते थे तो वो सबसे पहले टेम्पल्स को अटैक करते थे। वन सच रूलर वॉज महमूद गजनी। महमूद गजनी, ये गजनी वो पिक्चर वाला नहीं है। महमूद गजनी बेसिकली एक फॉरेन इन्वेडर था जिसने इंडिया पे अटैक किया और 17 टाइम्स 17 बार इंडियन टेम्पल्स को लूटा। अराउंड 1000 टू 1025 17 बार इसने इंडियन टेम्पल्स को लूटा, इंडियन टेम्पल्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। क्यों डिस्ट्रॉय किया? तो इसका मोटिव सिर्फ वेल्थ लेना नहीं था, इसका मोटिव सिर्फ इंडियन टेम्पल्स से वेल्थ चुराना नहीं था, इसका रिलीजियस मोटिव भी था कि अगर मैं हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दूंगा तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हिट होंगे। ठीक है, his targets were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city of Ghazni. ठीक है, तो जो बहुत रिच हिंदू टेम्पल्स थे जैसे सोमनाथ हो गया, और कौन सा गुजरात के टेम्पल्स हो गए, उनसे महमूद गजनी ने लगभग इंडिया की कमर तोड़ दी। क्यों? क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम वेल्थ जो थी वो इन टेम्पल्स में थी और इन टेम्पल्स से उसने एक्सट्रैक्ट करके गोल्ड को और द ग्रेट सिटी ऑफ गजनी बनाने का काम किया। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द Chahamanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ गजनी ही और बाकी रूलर्स आपस में लड़ रहे थे, नए नए रूलर्स भी आपस में लड़ रहे थे, जैसे चौहान डायनेस्टी थी
उसने भी दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया में काफी लंबे टाइम तक रूल किया। They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Garhwals of western उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चौहान ने वेस्ट की तरफ भी बढ़ना स्टार्ट किया कि अब वेस्ट पे भी कब्जा करेंगे, लेकिन वहां पे उनको चालुक्यास मिले जिन्होंने उनको अपोज किया। ठीक है, the Chamana ruler was Prithviraj III, who defeated a Turk ruler named Sultan Mahmud Ghori in 1991, but lost to him the very next year in 1192। अच्छा देखो, महमूद गौरी का नाम तुमने बहुत सुना होगा। महमूद घोरी, महमूद घोरी, ये जो महमूद घोरी था ना, इसको पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थ्री, पृथ्वीराज थ्री ने इसको बेसिकली हराया था। कहां पे इसको हराया था? जो चौहान डायनेस्टी के पृथ्वीराज थ्री थे, उन्होंने इस महमूद घोरी को हराया था, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर ही ये खुद भी उससे हार गए थे। ठीक है, तो बेसिकली तुमको आगे की हिस्ट्री का कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रहा है, इसको ध्यान में रखते चलना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक द चोलास। ठीक है, तो इसको कल पढ़ेंगे, आज थोड़ी तबीयत नहीं लग रही है मेरी, तो इसको कल पढ़ेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर जाना। ठीक है, तो बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट किया पढ़ना प्रशस्तीज के बारे में। ठीक है, कुछ राइटर्स ऐसे होते थे जो रूलर्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बहुत एग्जैगरेट करके लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर राइटर बहुत एग्जैगरेट करके या फिर रूलर्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाता था। कुछ राइटर्स ऐसे भी थे, जैसे कल्हना जो थे कश्मीर के, वो कुछ ऐसे वो एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी में वो रहते थे, उस डायनेस्टी की पॉलिसीज को अपोज करने का भी काम किया। तो हर रूलर, हर जो राइटर था वो प्रशस्ति की तरह नहीं था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि लोगों ने, जो किंग्स थे, जो रूलर्स थे, उन्होंने अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। जब वो टेरिटरीज एक्सपैंड करना स्टार्ट किया तो वो वेल्दी सिटीज को टारगेट करते थे। वन सच सिटी वाज सिटी ऑफ कन्नौज। सिटी ऑफ कन्नौज को तीन डायनेस्टीज ने कंकर करने की कोशिश की, गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी। क्योंकि ये तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी इस वॉर में, इसी वजह से हिस्टोरियंस इसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि जब कोई एक रूलर किसी दूसरे रूलर की डायनेस्टी पे जब कब्जा करना चाहता था, तो सबसे पहले टेम्पल्स को अटैक करता था। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स में बहुत वास्ट वेल्थ होती थी। ठीक है, वन सच एग्जांपल इज मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी एक अफगानिस्तान रूलर था जिसने इंडिया में इंडियन टेम्पल्स को 17 बार लूटा, 1000 से 1025 के बीच में, और इंडिया के मैक्सिमम वेल्थ लेके चला गया और द ग्रेट सिटी ऑफ गजनी स्टैब्लिश की। ठीक है, ये थी बेसिकली मोटा मोटी आज की कहानी। आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय।